हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपका सीटेट साइंस डाइजेशन और पार्ट टू। इसका एक पहला पार्ट मैंने करा दिया है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इसका दूसरा पार्ट है। तो पाचन की तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो इसमें सबसे पहला होता है आपका इग्निशन। इग्निशन का मतलब है भोजन को लेना, इनटेक करना। तो भोजन के अंतर्ग्रहण मुख से शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा ये भोजन बाकी ऑर्गन्स में गति करता है। तो ये है आपका, इसी को कहते हैं आपका इग्निशन या फिर अंतर्ग्रहण। दूसरा आपका पाचन। अब पाचन जो है आपका वो मुख में होता है, मुख से शुरू होता है। तो मुख में मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला होता है भोजन को चबाना, दूसरा होता है भोजन को निगलना। जब लार भोजन के कणों में के साथ मिश्रित हो जाती है तब इन कणों को बोलस कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि बोलस क्या होता है। तो बोलस होता है जब लार है ना आपके भोजन में मिक्स हो जाती है तो उसे बोलस कहते हैं। बोलस पेरिस्टाल्टिक द्वारा ग्रसनी तथा ग्रास नली ईसोफेगस में होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। अब ये क्या करता है कि जो बोलस है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए, मतलब कि मांसपेशियों को संकुचित करते हुए आगे की तरफ पहुंचता है फेरिंग्स में और ईसोफेगस में। ईसोफेगस और फेरिंग्स में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मुंह से इंटेक किया, फिर ये फेरिंग्स में गया, इसके बाद फिर ये ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से होता हुआ ये आपका स्टोमक में गया, आमाशय में पहुंच गया। आमाशय से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से जो आपका मुख गोवा में होता है वो क्या होता है कि जब लार मिलती है तो उसे बोलस कहते हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इस जिसके बाद ये फेरिंग्स ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है। अब जो लार होती है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी होती है 6.8, और इसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो आपके होते हैं टाइलिन, और एक होता है या फिर अमाइलेज, और दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम। अब यहाँ पे देखिएगा स्टार्च जो है उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? माल्टोज में। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो आपका टाइलिन होगा या फिर एमाइलेज। तो इस तरीके से ये आपका आपसे लास्ट ईयर सीटेट ने क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी व्यक्ति की लार अमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी? वसा अम्लों में परिवर्तन होगा, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में परिवर्तन होगा, या स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन, या फिर विटामिन का अवशोषण। अब देखिएगा अमाइलेज किसी की में नहीं है तो कौन सी क्रिया सोचो? स्टार्च जो है आपका वो शर्कराओं में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं। देखिए स्टार्च जो है आपका माल्टोज में परिवर्तन हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में? ये और आपके टाइलिन और अमाइलेज की प्रेजेंस में। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस harmed in mouth cavity of the person whose saliva is lacking salivary amylase? Conversion of fats into fatty acid, conversion of protein into amino acid, conversion of starch into sugars, और या फिर absorb of vitamin। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्टार्च को शुगर में। जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे थे वहाँ पे स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ टाइलिन या फिर अमाइलेज। इस तरीके से अब चलते हैं आगे कि आमाशय में पाचन इस तरीके से होता है वो देखते हैं। आमाशय में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा और प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन होता ही होता है, लेकिन
वसा और प्रोटीन की पाचन की क्रिया वहाँ पर शुरू हो जाती, खत्म कहाँ होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड उपस्थित होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है? म्यूकस, नेक सेल। ये इसका काम क्या होता है? ये आपका म्यूकस प्रोवाइड करना, एक तरीके से लुब्रिकेशन के लिए, मतलब कि जिससे भोजन आगे की तरफ बढ़े। एक तरफ से देसी भाषा में कहूँ तो चिकनाई टाइप का प्रोवाइड करना, जिससे कि भोजन आपका आगे की तरफ बढ़े, और प्रोटेक्ट भी करना, उस पर एक लेयर टाइप की बना देना। दूसरा आपका कीप सेल या फिर पेक्टिक सेल, ये क्या करता है? प्रो एंजाइम करता है पेप्सिनोजिन। और तीसरा आपका पेरिएंटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, इसका काम क्या है? HCl। आपने सुना है ना पेट में HCl होता है, तो HCl कौन प्रोवाइड करता है? पेरिएंटल सेल फिर ऑक्जेंट ऑक्जेंटिक सेल। तो HCl की जो pH होती है वो आपकी 1.8 के करीब करीब होती है। जब भोजन में गैस्ट्रिक रस, अम्लीय गैस्ट्रिक रस मिल जाता तो इसे कायम कहते हैं। ऊपर जब मिला तो लार जब मिली थी भोजन से तो उसे बोलस कहते हैं, और यहाँ पे भोजन को कायम कहते हैं। अब क्या होता है कि जठर रस से में उपस्थित म्यूकस बाइकार्बोनेटेड आयन सांद्रित HCl से बचाव करती है। अब पेट में HCl उपस्थित होता है, HCl इतना एसिडिक है कि ये आपके जो पेट की स्टोमक की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तो उससे कौन बचाता आपका? वो बचाता आपका म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन, जो कि उसमें उपस्थित होती है। तीसरा आपका इसमें पॉइंट कि नवजात शिशु में जो उपस्थित होता है वो रेनिन उपस्थित होता है। जठर रस में रेनिन उपस्थित होता है, जो कि आपके दूध का प्रोटीन के पाचन में सहायक करता है। जो छोटा बच्चा होता है उसके में जो उपस्थित होता है वो गैस्ट्रिक रस और रेनिन नामक उपस्थित होता है, जो कि उसके प्रोटीन जो दूध में उपस्थित होती है लैक्टोज, उसके पाचन में ये काम करता है। अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आमाशय की आंतरिक अस्तर सतह को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? अग्नाशिक अम्ल, पित्तरस, श्लेष्मा या फिर पाचक रस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका श्लेष्मा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा तथा एवं बाइकार्बोनेट आयन अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है आपकी? 1.8 होती है। तो इससे कौन बचाता है? श्लेष्म या फिर श्लेष्मा, म्यूकस। इंग्लिश में भी देख लीजिए। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसका पैनक्रियाटिक जूस, वाइल जूस, म्यूकोस या फिर गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड वन। कौन बचाता है आपका? म्यूकस बचाता है। अब आइए तो छोटी आंत। छोटी आंत में लगभग डाइजेशन की क्रिया पूरी हो जाती है। छोटी आंत में कुछ गोब्लेट सेल पाई जाती है, जो इसका काम है म्यूकस प्रोवाइड करना। ये म्यूकस प्रोवाइड करता है तो फिर ये इंटेस्टाइन को एसिडिक तथा एल्कलाइन दोनों मीडियम से बचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पाचक रस भी पाए जाते हैं, मतलब डाइजेस्टिव जूस भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका बाइल जूस हो गया, आपका पैनक्रियाटिक जूस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है बूनर ग्लैंड पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बूनर ग्लैंड पाई जाती है। अब यही क्या है आपका पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फैट टेक्स प्लेस। अब जो वसा के पाचन की क्रिया शुरू होती है वो आपकी आमाशय में होती है, यानी कि स्टोमक में होती है। कंप्लीट कहाँ होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में नहीं होता,
स्टोमक में क्या होता है, शुरू होती है, इनिशियल होती है। अब यहाँ से पूछा जाए ना कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट की जगह इनिशियल डाइजेशन ऑफ फैट, तो वहाँ पे आपको फोर्थ वन ऑप्शन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में होता नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 है आपका वो राइट आंसर है। हिंदी में आपका मानव की आहार नाल में जिस भाग में वसा का पूर्ण रूप पाचन होता वह भाग है, ये आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख या आमाशय। तो ये आपकी छोटी आंत। अब है आपका बाइल जूस या फिर पित्तरस। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं उपस्थित होता। सबसे पहले कोई भी एंजाइम, अभी तक आपने जितने भी रस पढ़े हैं उनमें कोई ना कोई एंजाइम उपस्थित होता है। आपने वहाँ पढ़ा था मैं स्टोमक में प्रो एंजाइम उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम इसमें उपस्थित नहीं होता। पित्तरस का जो श्रावण होता है, सिक्रीशन होता है, वो यकृति हेपेटोसाइट सेल से होता है, और इसका जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। सिक्रेशन कहाँ से होता है, लिवर की हेपेटोसाइट सेल से, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, और इसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता। इसकी जो पीएच होती है वो आपकी 7.4 से 7.6 तक होती है। अब ये आपसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया कि निम्नलिखित में से इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता, पित्तरस में, अग्नाशय में, आमाशय में या लसिका रस में। तो इसका जो राइट वन है आपका पित्तरस में या फिर बाइल जूस में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, तो ये आपका बाइल जूस हो गया। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। अब जिसको ग्लैंड पता होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आपको सबसे बड़ी ग्रंथि पता होनी चाहिए। एक्स का स्राव करती है, एक्स में भंडारित होता है। एक्स वाई जेड क्या है, वो आपका यकृत है, पित्तरस है, अग्नाशय है, अग्नाशिक रस है या पित्ताशय है, यकृत है, पित्तरस है, पित्ताशय है, अग्नाशय, आमाशय या आमाशय रस है या फिर आमाशय है। अब सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी है, वो आपकी लिवर, यकृत। और यकृत से क्या चीज निकलती है, या फिर यकृत से क्या निकलता है आपका, बाइल जूस, पित्तरस। और पित्तरस कहाँ से निकलता है, हेपेटोसाइट सेल से। और ये स्टोर कहाँ होता है, वो का पित्ताशय में, पित्ताशय में। तो इसका जो राइट वन होगा वो यकृत, पित्तरस और पित्ताशय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा जा चुका है। ये आपका एक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, इज सीक्रेट बाय, इज स्टोर इन जेड, एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। लिवर, बाइल जूस, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर, लिवर, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर या फिर पैनक्रियास, गैस्ट्रिक जूस या फिर स्टोमक। तो इसका जो आंसर है वो 3 है। अब है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें एक बैक्टीरिया पाई जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। और बड़ी आंत में एक आपने सुना होगा अपेंडिक्स हो गई, तो अपेंडिक्स जो पाई जाती है वो बड़ी आंत में पाई जाती है। बड़ी आंत में बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी उपस्थित होती है, जो एक अपसेसी अंग है जो कि सेलुलोज के पाचन में मदद करता था। बैक्टीरिया मतलब कि पहले के टाइम में पाया जाता था, और ये क्या करता था, आपका सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता था। लेकिन आज के टाइम में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए डॉक्टर सबसे पहले अपेंडिक्स ही आप लोगों की काट देते हैं। आपने देखा होगा अपेंडिक्स हो गई, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई यूज ही नहीं, तो वो इसे काट देते हैं। सेल्यूलोज का पाचन जो करते हैं वो चारा चरने वाले जंतु करते हैं।
जैसे कि आपकी गाय भैंस बकरी हो गई, इस तरीके से ये लोग सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, लेकिन हम लोग सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा जंतुओं के आहार नाल में होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। जेड क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है, कवक है। तो मैंने आपको बताया कि वो आपका जीवाणु है, इसका नाम है ई कोली। That is the microorganism present in the alimentary canal of human being and other animals, which it's in digestion of food. जेड इज वो आपका बैक्टीरिया है। किसी ने पूछा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एलिमेंट्री कैनाल पे उपस्थित होता है, तो वो आपका बैक्टीरिया है। ये पूछ रहा अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय शल्य चिकित्सक द्वारा निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी क्रिया उसके लिए होगी। मतलब कि एक व्यक्ति है जिसका गाल ब्लैडर निकाल दिया गया। गाल ब्लैडर का काम है फूड को, फैट को स्टोर करना। तो ये पूछ रहा कौन सी क्रिया इससे प्रभावित होगी आहार संबंधी। तो उच्च प्रोटीन आहार से बचो, भोजन में नमक की अधिक मात्रा से बचो, उच्च भार युक्त वसायुक्त आहारों से बचो, या फिर पत्तियों द्वारा हर एक साग सब्जियों से बचो। तो गाल ब्लैडर का काम है वसा को स्टोर करना यानी कि संग्रहित करना। तो किससे बचना चाहिए? वसायुक्त भोजन से, वसायुक्त आहार से बचो। ये आपका गाल ब्लैडर ऑफ द patient was surgically removed. Which of the following dietary advice would be helpful to him? Avoid high protein diet, avoid salt content food, avoid high fat food, या फिर avoid green leafy vegetable। तो इसका जो राइट वन है, क्या जब आपका गाल ब्लैडर निकाल दिया गया तो फिर क्या किस चीज़ से बचना चाहिए? फैट वाले। फिर फैट स्टोर कहाँ होगा? तो इसलिए किससे बचना चाहिए? फैट स्टोर फूड से बचना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विटामिन विच आर अवॉइड इन लिवर एंड आर रिक्वायर्ड बाय द आवर बॉडी एवरीडे बेसिस। कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो लिवर द्वारा स्टोर की जाती हैं और जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो वो आपकी लिवर, आपने सुना होगा कभी कभी फैटी लिवर हो जाता है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो आपकी स्टोर होंगी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डी का। तो ये जितनी भी विटामिन है वो आपकी स्टोर होंगी लिवर में। अब जहाँ पर भी ये सारी विटामिन दिख रही हैं वो आपका राइट आंसर होगा। ए बी ई, आपको इसमें आपको ये नहीं दिख रहा, बी सी ये नहीं दिख रहा, बी ए डी बी के बी नहीं आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ वन है। निम्न में से विटामिन में उस सेट को पहचानिए जो यकृत में मंडरित रहती है और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैंने आपको बता दिया, फोर्थ वन है। ट्रिक आपको डी का। और आपकी भैंस चली पानी में, ये आपकी जल में घुलनशील विटामिन होती है, होती है आपकी बी सी। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।